नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कृषि कानून किसकी जीत किसकी हार। मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद देश में इस मसले पर नई बहस शुरू हो गई है कि ये किसकी जीत है और किसकी हार है। पीएम मोदी ने खुद माना है कि ये कानून किसानों के फायदे में थे, लेकिन सरकार ने ये ठीक से किसानों को समझा नहीं पाई। बीजेपी ने तमाम नेता भी यही मान रहे हैं कि विपक्ष इसे मोदी सरकार की नैतिक हार मान रहा है। वहीं बात किसान संगठनों की करें तो वो अभी भी संसद से विधिवत कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। कौन किस नजरिए से सरकार के इस फैसले को देख रहा है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। अब जब 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। इसलिए किसानों के उग्र विरोध को देखते हुए भाजपा सरकार को ये कृषि कानून वापस लेना पड़े। लेकिन देश का किसान इन्हें पहचान गया है, ये कभी किसानों का भला नहीं कर सकते हैं, केवल किसानों की अगली पीढ़ियों को गुलाम करने के काम कर सकते हैं। ये कृषि कानून वापस लेना इस सरकार की मजबूरी थी, ये देश के किसानों की जीत है। 3 काले कानून रद्द करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, उनका बहुत बहुत स्वागत, आभार। साथ में चिंता भी है मेरे जैसे लोगों को कि दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, गौरवशाली पद पर बैठे व्यक्ति को इस समस्या को समझने में 12 माह लग गए, जिसके कारण 700 किसान अपनी शहादत दे चुके। तो मोदी सरकार ने वापस लिए हैं तीनों कृषि कानून बिल। और देखिए, इसको लेकर हमने लगभग एक बात की जाए तो साल भर का समय तो देखा कि कितना हंगामा हुआ, कितना विवाद हुआ, कितने प्रदर्शन हुए हैं और साथ ही साथ कितने किसानों की जान भी गई है। बात यह है कि ये स्वागत योग्य इसलिए भी है क्योंकि कम से कम ये जो लड़ाई साल भर से चल रही थी, ये आखिरकार किसान जीत गए और उनकी मांगों को मान लिया गया। इस कानून को, काले कानून को, कृषि कानून को वापस ले लिया गया। अब विपक्ष को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें चुनाव है इसलिए किया गया है। दूसरी चीज ये भी है कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देखिए, कृषि कानून वाला, सरकार को घेरने के लिए। तो अब उनके पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा बचा नहीं। लेकिन फिर भी एक सवाल यहां पर है और वो यही है कि इतना होने के बाद भी यदि वापस ले लिया गया है तो पहले जैसी चीजें जो थी वो बहुत स्मूथली किसानों को मिल जाएं, प्रॉपरली किसानों को मिल जाएं। ये इम्प्लीमेंटेशन में अब कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस तो हैं ही और किसान वाकई में इसके बाद कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ड्यूरेशन में जिन किसानों की जान गई थी, जो हंगामा हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, जो सारी चीजें उन्होंने फेस की हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी फेस की हैं, उसकी भरपाई का क्या? बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। पूर्व बीजेपी विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कविता पांडे जी जुड़ी हैं। कविता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी आपसे करना चाहती हूं कि बार बार आज दिन भर से यही चर्चा है कि चुनाव आ गए, चुनाव नजदीक हैं, इसलिए इस कृषि कानून बिल को वापस ले लिया गया। क्योंकि निश्चित तौर पर जहां जहां प्रचार की बात हो रही थी, ये ठान लिया था, जाट समुदाय के लोग हों या जो भी वहां के लोग हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रतिबंधित करके रखा था, वहां घुसने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, जहाँ की आप बात कर रही हैं और जिन की बात अभी आपने सुनी लगी, तो वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था।
ये सच है कि हरियाणा में 1-2 जगह और 4 जगह 5 जगह हो सकती है, मेरे को काउंटिंग नहीं याद है, पर 4-6 जगह से ये समाचार हरियाणा में आए थे कि मंत्री गए, कार्यक्रम में गए और पंजाब से आए। पर इसके बाद यूपी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी में बाकायदे अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ है, इसके पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए हैं। और जब जन आंदोलन किसी भी पक्ष का हो, जायज हो नाजायज हो, जो आंदोलन करता है वो जायज मानता है, जो कानून बनाता है या किसी विषय पर जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे बात करना चाहता है तो कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा। पर ये कहना नितांत गलत है कि घुसने नहीं दिया, कानून का राज है। ये सच है, इन आंदोलनकारियों ने लाल किले की भी महत्व को, इसमें जो लोग घुस आए थे, जो वास्तविक किसान थे वो तो आंदोलन कर रहे थे, पर बाकी की राजनीतिक पार्टियां जिनका कोई वजूद नहीं बचा, जिनको आम जनता में कोई पूछ नहीं रहा, ऐसे तिरस्कृत लोग इस आंदोलन में घुसने का काम कर रहे थे। ये सच है कि किसानों ने हमेशा, जो वास्तविक किसान थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, ना राजनीतिक दलों का लेना देना। और इस नाते मेरा इतना ही कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को वापस लेने की बात करी, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि सरकार इन कृषि कानूनों को कतिपय किसान संगठन के नेताओं को समझाने में और कहीं न कहीं कमी रह गई, और इसलिए हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों के हवा में बरगलाने से और लंबे समय तक ये बातें चलती रहे। 8 महीने 9 महीने अभी कांग्रेस के मित्रों ने बोला है कि साहब 14 महीने क्यों नहीं किया। अरे 8 महीने तक तो लगातार आंदोलनकारियों से बात होती रही, कृषि मंत्री बैठते रहे, फाइनेंस मंत्री बैठते रहे, और निरंतर अमित शाह जी के माध्यम से भी एक आधे बार चर्चा हुई, और 8, 9, 10 बार ये सरकार के साथ वार्ता में संलग्न रहे। और जब उन वार्ताओं का कोई अर्थ नहीं निकला, कांग्रेस के मित्र या अन्य दलों के लोग जिनको न इस आंदोलन से कोई लेना देना था, न इस आंदोलन में उनका कोई सहकार था, अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इस आंदोलन में शामिल हुई होती, होने ही नहीं दिया किसानों ने, तो ये देश का आंदोलन बनना चाहिए था। पर ये 3 प्रदेशों का आंदोलन रहा, और नतीजतन प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से सदस्यता निभाई कि भाई हम नहीं कहते हैं कि लंबे समय तक किसान अलग है, नेता अलग है। योगेंद्र जो यादव है, ठीक है, वो आप देखते होंगे कितने बड़े किसान हैं, और योगेंद्र यादव के अग्रलेख कैसे आते हैं। 128 से अधिक अग्रलेख समाचार पत्रों में कांग्रेस के विद्वानों के और योगेंद्र यादव जैसे विद्वानों के वैक्सीन के खिलाफ है साहब। और इसलिए आंदोलन को अगर वापस लेने की बात कही गई है और कानून को वापस लेने की बात कही गई है, तो ये प्रधानमंत्री जी की सदाशयता है। चलिए वापस आती हूँ, ठीक है तिवारी जी, वापस आती हूँ। कविता जी, एक बात और बहुत जोरों से आज हो रही है, एक तो ये वापस ले लिया गया, देखिए किसानों के लिए तो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए था। तो क्या माना जाए कि विपक्ष के पास अब ऐसा कोई बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने के लिए नहीं? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किसान पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे थे। 700 से ज्यादा किसानों ने देश के लिए अपना बलिदान किया है और उनके प्राणों की आहुति दी है उन्होंने, हमारे आपके और पूर्व विधायक के लिए, क्योंकि हमारे घर में अन्न का दाना आए और हम भोजन कर पाए। तो जो 700 से ऊपर किसानों ने प्राणों की आहुति दी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विधायक जी हमारे बताएंगे या प्रधानमंत्री जी बताएंगे? तो आज जो किसान ने, अन्नदाता ने एक मुट्ठी और ताकत होकर जो लड़ाई लड़ी है, पिछले साल जनवरी में मैं स्वयं गई थी, उस आंदोलन का नेतृत्व लोग कर रहे थे और मैं भी गई थी, और 5 दिन तक मैं लगातार उस प्रदर्शन में मैं भी शामिल रही हूँ। लगातार लाखों लाख करोड़ों किसानों ने बैठकर और अपनी मांगों के लिए लड़ाई ली है, और भारत के इतिहास में मुझे गर्व है ये कहते हुए, अभिमान है कि हम एक किसान की बेटी है, और आज प्रधानमंत्री मोदी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया 3 राज्यों के चुनाव। ये कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी है,
अरे आप चुनाव जीवी हैं, आप चुनाव के लिए आज आपको झुकना पड़ा, और अभी तक मात्र 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर के पास आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि वह चले जाए, वहां से मॉर्निंग वॉक करने निकलते तो उनसे भेंट हो जाती, एक फोन कॉल का उनको टाइम नहीं मिला। लेकिन जब आज उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव में, और जब इनको पता चल गया कि इनकी हार सुनिश्चित हार है, तब इन्होंने बड़ी मजबूरी में भला मानसता होकर बात की। लेकिन आज पूरे भाषण का आपने प्रधानमंत्री जी का लबोलुआब देखा होगा कि एमएसपी पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। किसान पहले दिन से कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है उस पर बात होनी चाहिए, और हम आंदोलन से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि जो हमारी मेन मांगी है उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जाता। और आज का जो इन्होंने कहा है ये इनकी मजबूरी साबित करती है। और आज हम लोग फेसबुक और सोशल मीडिया में देख रहे थे कि जो अंधभक्त है वो उन्हीं की उगराई मचाए हुए थे। आज ये किसानों की जीत है, अन्नदाता की जीत है, कांग्रेस की जीत है, और हमारे आपके सबकी, यहाँ तक कि शंकर लाल जी स्वयं किसान है, इनकी आज जीत है। ये लोकतंत्र के इतिहास में सबसे सुंदर सुनहरे गोल्डन अक्षरों में लिखा जाने वाला आज का दिन है। आज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी का जन्मदिन है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान की छाती में पैर रख के 2 पारा किया था। आज न हो के भी वो अमर है कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री भारत के उनको, इनके निरंकुश शासकों को और सत्ताधीनों को ये बता दिया कि मैं न हो के भी तुम्हारे बीच हूं। और आज उनकी तेवर देखिए कि उनके कारणों से हमारे देश के अन्नदाता को एक अच्छा मौका मिला, अवसर मिला। अन्नदाता को मैं सैल्यूट करती हूं, और साथ भी पूरे देश के नागरिकों से का आह्वान करती हूं और उनसे अपील करती हूं कि आपने 3 राज्यों के लिए इनको झुकने के मजबूर किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव हरवा दो। डीजल और पेट्रोल का दाम भी 65 रुपया आ जाएगा जो पुराना था। उज्ज्वला जो आपकी गैस सिलेंडर है उसका दाम भी 414 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव जीतियों को इनकी औकात दिखाओ, क्योंकि ये लगातार चुनाव और ये बने रहना चाहते हैं, इसलिए देश की जनता को परेशान करते हैं। आज वहां जो 750 से ऊपर आत्माएं हमारे बीच से चली गई हैं किसानों की, वह स्वर्ग में बैठकर हर्षित होंगी कि हमारी शहादत, आज हमारी शहादत के कारण कम से कम देश मजबूत है, हमारा अन्नदाता साथी मजबूत है, और हमारे कारण ही आज प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वापस लेना पड़ना निर्णय। लेकिन हमारे जो ये शहीद हुए उनके लिए मैं दुख व्यक्त करती हूँ, सत नमन करती हूँ कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और अंततः आतताई लोगों को आपकी बात माननी ही पड़ी। और टिकैत जी, उनकी पूरी टीम को और देशवासियों को भी मैं सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ कि जय जवान जय किसान। आज आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब सभी सेक्टर्स में मंदी हो गई थी, तब भी हमारा कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को थामे रखा था। लेकिन उसी समय इन लोग की जो देश बेचने के जुगाड़ में रहते हैं, लगातार कहीं रेलवे, कहीं तमाम चीजें, पेट्रोलियम और चीजें बेचते रहते हैं, तो इनको ऐसा मौका लगा कि अरे कृषि क्षेत्र में तो बहुत पैसा है। मैं अभी रहगांव चुनाव थी, आदरणीय चाचा जी का क्षेत्र है, वहां पर देखा कि अडानी का 150 एकड़ का एक बड़ा भारी प्लांट लगा हुआ था, और उसमें साइलो बैग्स बने हुए थे, स्टील के काफी बड़े बड़े। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो बोले कृषि कानून आने के पहले रहगांव जैसी छोटी जगह में महुआरी बिटारी के पास 150 एकड़ सरकारी जमीन दान की गई, और उसमें साइलो कृषि बिल के पहले ही आके लग गए, ताकि जो हमारे किसान हैं उनका अनाज और गल्ला इकट्ठा किया जाए और वहां पर रखा जाए, ताकि किसानों को जो छोटे से भी मौके मिलते हैं वो भी ना रुके। क्या सतना जिला में, आदरणीय चाचा जी सतना जिले के विधायक हैं, क्या सतना जिले में किसान नहीं है कि उनको अवसर दिया जाए? आज मंडियां खत्म हो रही थी, आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, खरगोन के आसपास तमाम किसानों से मूंग और तिलहन की चीजें खरीद ले गई, और कई करोड़ रुपया लेके वो व्यापारी भाग गया, और किसान बेचारे भटकते रहे FIR की कॉपी लेकर। तो ऐसी स्थिति में कृषि काला कानून के वापस जो किया गया, मैं उसको स्वागत करती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूर पार्टी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं, आइडियोलॉजी से अलग है। कल तक ये किसानों को खालिस्तानी कहते थे, आप याद कीजिए, कविता जी मैं वापस आती हूं। कहते थे, ठीक है, बीच में रोक रही हूं। टुकड़े गैंग कहते थे। आज क्या कहोगे? उन किसानों को सैल्यूट करो, अन्नदाता को सैल्यूट करो, और आज जिनके कारण हमारे देह में, हमारे रक्त में हमारी सांस चलती है, वो अन्नदाता को मैं सलाम करती हूँ पुनः। और आज चलिए शंकर लाल तिवारी जी, एक बात कह सकते हैं, देर आए
दुरुस्त आए तो सही, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चीजें बहुत पहले हो सकती थी? क्योंकि साल भर का वक्त बहुत, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। हम पहले इन चीजों को कर सकते थे, पहले भी किसान संगठन बातचीत करते थे। अब इलेक्शन टाइम पे यदि ऐसा डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष है, विपक्ष तो बोलेगा, ये सवाल उठेंगे ही। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको क्या लगता है, इलेक्शंस भले यूपी में होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव इसका पड़ता है पार्टी के लिए। आज मेरी भतीजी जी बहुत गदगद है मान न मान मैं तेरा मेहमान। किसान आंदोलन से कांग्रेस को हमेशा दूर रखने का प्रयास उन तमाम किसान नेताओं ने किया, और पर उसके बावजूद भी जबरदस्ती अपने माथे में चंदन लगाया। इतने प्रसन्न है कि उन्होंने तो कह दिया आज इंदिरा जी का अवतरण हुआ, इंदिरा जी आई और इंदिरा जी ने जो है तो मोदी जी से आत्मा को प्रेरित करके मैंने हिप्नोटिज करके और किसान कानून वापस करा लिया। अभी वो बातचीत करते करते जिस विषय पे बहस चल रही है उसको छोड़ के उन्होंने कहा कि सतना में साइलो बना है। सतना भर में साइलो नहीं बना है, और रहगांव सतना से लगा हुआ है। रहगांव विधानसभा और सतना नगर निगम बॉर्डर है, कहीं कोई दूर का नहीं है। और ये इसलिए करना पड़ा कि बीजेपी के राज्य में पानी की व्यवस्था की गई, खाद की व्यवस्था की गई, किसानों को प्रोत्साहन दिया गया, एमएसपी की दर बार बार बढ़ाई गई, किसानों ने बिजली मिली, किसानों को उनका उत्पादन बढ़ा। मध्य प्रदेश को 5 बार 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, और वो गेहूं सड़ता है, वो गेहूं जलता है, वो गेहूं खराब होता है। और इस नाते सरकार ने एक एक पंचायत में, इन्हें सिर्फ अडानी याद आएगा, एक एक पंचायत 2-2 पंचायत में उन्होंने किसानों को भी कहा कि जिनको बनाना है वो बना ले गोडाउन। हम चाहते हैं एकदम से सरकार सारे के सारे देश के अंदर जिस ढंग से उत्पादन बढ़ा था उसके रखने की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, और इसलिए उसने कारपोरेटरों का पैसा अगर किसान का गल्ला, एफसीआई का गल्ला सुरक्षित रखने में लगवाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहली बार मोदी जी की सरकार में प्रयास हुआ कि बड़े उद्योगपति, बड़े कारपोरेटर जो है किसानी में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें और किसानी को भी अपने अर्थतंत्र से ताकत पहुंचाने का काम करें। तिवारी जी, अभी भी कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो संसद से विधिवत कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। अभी भी मैंने बताया आपको कि ये किसानों का आंदोलन जो था, इसमें किसानों को ये भड़काया गया कि साहब तुम्हारी जमीन चली जाएगी। जैसे अभी बता रही थी तो साइलो क्यों बन गया? अरे उस साइलो में रहगांव गल्ला नहीं रखा जाता, उस साइलो में आसपास के हजारों किसान, सैकड़ों किसान का गल्ला जब एफसीआई खरीदती है तो रखती है और वहां पर उसकी व्यवस्था बनती है। आप क्या चाहती थी कि जिस तरह आपने 50 साल पूरे देश को चलाया, अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर रही, बहुत गदगद है, तो अपना देखिए कि अगर इन किसानों की व्यवस्था उचित हुई होती तो ये किसान 50 साल पहले भी कृषि कर्मण पुरस्कार पा सकते थे। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने निरंतर राज किया, पर 2003 में जब हमने सरकार संभाली भारतीय जनता पार्टी ने, तो अकेले 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में, और आज 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो तमाम सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया, उन्हें चालू किया गया, खेतों में पानी पहुंचाया गया, बिजली भी उनको उपलब्ध कराई गई, और एमएसपी तो कभी खत्म होने की बात कही नहीं। और जो आप कह रहे थे कि आपने ठीक सवाल किया है कि साल भर तक ये आंदोलन क्यों नहीं बंद हुआ। मैंने आपको पहले चरण में ही निवेदन किया था अपनी बात में कि साल भर में आप 8 महीने काट दीजिए। 8 महीने तो लगातार किसान के जो नेता थे, जो किसानों का संयुक्त मोर्चा था और सरकार, उसके बीच में टेबल टॉक होती रही, बातचीत होती रही, वो बाकायदे तय होता रहा कि अब अगले इतने दिन बाद फिर बैठेंगे, फिर इतने दिन बाद फिर बैठेंगे। और इसलिए 8 महीने तक ये प्रयास सरकार ने किया कि लोगों के समझ में अगर ये कानून है, ये कानून अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं लिखा गया था, ये कानून कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री,
देश के अंदर जो विद्वान लोग थे और किसान नेता तमाम, और उसी का नतीजा कि देश में किसान आंदोलन कहीं नहीं पहुंचा, इनसे चर्चा करके वो मसौदा बनाया गया था। पर लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि भले हम बहुमत में हैं, पर यदि किसी बात पर कुछ लोगों को आपत्ति है और उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिद कर रहे हैं, नॉन वायलेंस की स्थिति बन रही है, तो उस पर सरकारें कई बार कदम पीछे करती हैं। अभी ये मैंने इंदिरा जी कहाँ से आ गई, इंदिरा जी की बात कर रही थी। अरे इंदिरा जी ने देश के अंदर लोकतंत्र चलने कहाँ दिया था? 6 साल की पार्लियामेंट कर ली थी। कांग्रेस के लोग बहुत लोकतंत्र में न बोला करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा देने के बजाय पार्लियामेंट 6 साल ठीक है तिवारी जी, इमरजेंसी कविता जी, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है और निश्चित तौर पर देखिए हम एक कृषि के लिए हमारा देश जाना जाता है। आज किसानों के लिए जो निर्णय हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं बोलूंगी प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अभी भी यदि विधिवत कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं, इसको कैसे करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा वही था जिसका मुझे सटीक जवाब चाहिए कि विपक्ष अब किन मुद्दों पर फोकस करेगा, क्योंकि कृषि आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे देश और इस इलेक्शन के लिए था विपक्ष के पास। 700 से ऊपर किसानों ने सर्वोच्च बलिदान किया है देश के खातिर, हमारे आपके और विधायक जी के लिए। वो भूल रहे हैं जब बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं। आखिर उनका जो बलिदान हुआ उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं मांग करती हूं कि जो 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई है, शहादत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। वहां भीषण ठंडी, ओला पाला, शीत, कई बार तो वहां पुलिस गई है, कई बार बीजेपी समर्थक लोग गए हैं, डंडों से मारा गया है, खूना खच्चर हुआ है और कई बार मारपीट में लोग मारे गए। ये हमने देखा है। कई बार आग लगी है, कई बार तमाम तरीके की अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी कि कई बार लोग टूट पड़ते थे, किसानों के जो डोम बने हुए थे और उसमें उनकी मृत्यु होती थी। कई बार हार्ट अटैक से मरे, कई बहुत मतलब इस तरीके से दुखद तरीके से हमारे किसानों की मृत्यु हुई है जिनका मैं शब्दों में बखान नहीं कर पा रही हूँ। मैं बोल पा रही हूँ तो मेरे आंसू आ रहे हैं। आज जब आदरणीय विधायक जी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे दुख और हैरानी हो रही है कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं। एक बार भी यदि कृषि मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री जी जो लगभग रात के 8 बजे जीएसटी पर बात करने आए, नोटबंदी की उन्होंने बात करी और कृषि कानून पर भी उन्होंने बात करी, इस बात को कहने में उनको 1 साल लग गया। 700 लोगों की शहादत के बाद आखिर उन मौतों का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? आखिर क्या उनके ऊपर मुकदमा बनेगा? आखिर उनके जाने का क्या कारण है? भीषण ठंड में यदि आप तंबू में और पन्नी में रहेंगे तो आप मरेंगे नहीं तो क्या होगा? दिसंबर की पूस की कड़कड़ाती ठंड में स्थिति बेहद खराब रही है। लेकिन तब भी भगवान की कृपा है कि ये चुनाव जीवी हैं और चुनाव से डरकर ही इन्होंने भले निर्णय लिया, लेकिन लिया तो सही। आज किसान इतना हमारे देश में मजबूत है। मैं गौरवान्वित हूं कि हम सब परिवार एक ऐसे परिवार के लोग हैं जो किसानों के लिए काम करते हैं। हम अन्नदाता के परिवार से हैं और हमने मजबूर कर दिया इनको झुकने के लिए, दबने के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि 29 सीटों पर चुनाव हुआ तो बीजेपी की लगभग 10 से 12 सीटों में जमानत जब्त हो गई, 3 से 4 हजार वोट मिला। कई बार तो ये उत्तराखंड और हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी रहा, उनकी खुद की सीट ये हारे। और ऐसे जब इनकी जमानत जब्त हुई इनको बहुत कम वोट, 4-4, 5-5 हजार कई सीटों पे वोट मिला। इनको अंदाजा लग गया कि जनता का मूड पूरी तरह बदला हुआ है, यदि अब हम न सुधरे तो जनता ने इनको सुधार दिया। जनता से पुनः मैं अपील करती हूँ कि इनको सुधारिए। वोट एक ऐसी ताकत होती है जो हमारा लक्ष्य संधान करती है। आज हम किसानों के लिए काम कर पाए हैं तो अगले इस वोट से जो ये महंगाई है, डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, यही सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में 12 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल और डीजल है, लेकिन मध्य प्रदेश में खुद इनकी सरकार है लेकिन उसको 12 रुपए लीटर। हम कृषि पर ही रहेंगे, हम कृषि पर ही रहेंगे। ठीक है, बात होती है, निकल जाती है बहुत सारी चीजें, पर हम कृषि पर रहें। तिवारी जी अपनी बात रखिए। देखिए, अभी बात आई चुनाव और इसलिए चुनाव के कारण, और चुनाव जीवी एक शब्द हमारी बेटी ने निकाल दिया। चुनाव जीवी बड़ा कारुणिक उन्होंने वर्णन किया किसानों के आंदोलन का, और वो खुद भी बोल पड़ी कि 5 दिन तक मैं वहां उस आंदोलन में आंदोलनरत रही। और इसलिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यूपी में किस हैसियत में है कांग्रेस? किस हैसियत में है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाती है चुनाव में। पंजाब में हालत यह है कि जूते में दाल बट रही है।
अमरिंदर सिंह जो सबसे वरिष्ठ नेता थे पंजाब में, मुख्यमंत्री रहे, उसको एक जोकर जो है सिद्धू नाम का, वो उसको खेल ले गया और कांग्रेस नेता तो कुछ नहीं कर पाया और अमरिंदर सिंह पार्टी बना रहे हैं। सोनिया जी बेचैन है, बड़े बूढ़े सिकंदर खींचकर तलवार बैठे हैं, मेरी बेटी को अटखेलियां सूझी है। सोनिया जी, राहुल जी और ये तमाम नेता G23 वाले बेजार बैठे हैं और इसलिए क्या है उनका मन आज की तारीख में पंजाब में हाल। हरियाणा के अंदर क्या हाल है, हरियाणा में देवीलाल से लेकर के आज तक भजन लाल को इन्होंने खरीदा था, इनको कुछ बातें मालूम भी नहीं होंगी, पर देवीलाल से आज तक कांग्रेस वहां पांव नहीं जमा पाई, बंसीलाल देवीलाल के बाद से, और इसलिए इनको बिना मतलब में गदायमान है क्या चुनाव। अरे चुनाव में आपकी स्थिति क्या है? चलिए, अब अगर दूसरे के आंदोलन में आप गदगद हैं तो आप आनंदित रहिए। मैं अंत में आधे सेकंड के अंदर एक बात और कहता हूँ कि जो अभी साल भर की बात हो रही है, आप खोलिएगा गूगल वगैरह देखिएगा, चंडीगढ़ पंजाब का कि चंडीगढ़ हरियाणा का कि दिल्ली का, इसमें एक बड़ा आंदोलन चला था। मैं उस समय सक्रिय था पत्रकारिता में भी और पार्टी में भी। संत फेरूमान का नाम शायद पंजाब का नहीं, देश का बच्चा जो राजनीति करता पढ़ता है वो जानता है। 1 वर्ष तक उन्होंने आमरण अनशन किया और इंदिरा गांधी को, ठीक है, चलिए, संत फेरूमान को अपना बलिदान। तिवारी जी बीच में रोक रही हूँ क्योंकि देखिए समय की सीमा है, क्या होगा जनता जनार्दन तो तय करेगी ही, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा फैसला था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आखिरकार कृषि कानून किसकी जीत किसकी हार? देखिए किसानों की तो ये जीत है, कोई कुछ भी बोले, अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है या कुछ किसी और की हार है, ये एक चर्चा का विषय बनकर रह गया है और प्रतिक्रिया ऐसी ही आएंगी। लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए, हम फिर कहेंगे आगे क्या। अभी भी कुछ जो किसान संगठन है वो संसद से विधिवत कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं और आगे अभी क्या बचा है और जनता इसको लेकर कैसे अपने नतीजे आने वाले इलेक्शंस में देगी, ये कई सारे सवाल अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।